Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh and we are here to discuss the Administrative Law Part 2 which is provided in LLB 3-year course 4th semester. From today we will discuss the all important topics which is provided in or which is in Administrative Law portion. So we will initiate from the rules which is given in the Constitution of India. Okay. लेट्स सी, देखिए, जब भी सपोज़ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई एक एक्शन लिया जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहते हैं, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी ऐसे तरीके से फंक्शन कर रही है कि हमारे किसी राइट का वायलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट के वायलेशन की बात करें तो वो फंडामेंटल राइट भी हो सकता है, कोई लीगल राइट भी हो सकता है, कोई नेचुरल राइट भी हो सकता है। ओके, मान लीजिए अब यहाँ पर ये बात है कि ऐसा कोई एक्शन हुआ जिससे हमारे पास हमारे राइट का वायलेशन हुआ, तो हमारे पास क्या रेमेडी है। उस रेमेडी को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम पाते हैं कि दो तरह की रेमेडीज़ हमें मिलती हैं। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एंड द सेकंड वन इज़ सिविल रेमेडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में रिट्स आती हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 एंड 32 इन दोनों में पाते हैं। जब हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो हम हाई कोर्ट की बात कर रहे होते हैं, और जब हम आर्टिकल 32 की बात कर रहे होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे होते हैं। इन दोनों आर्टिकल्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के पास पावर होती है रिट्स को इशू करने की, ठीक है। और जो भी आपका राइट वायलेट हुआ है उस वायलेशन की वजह से उसमें आपको जो रेमेडी देने की। इसके अलावा जैसे हम सिविल रेमेडीज़ की बात करते हैं तो इसमें कई सारी रेमेडीज़ आती हैं, जैसे इंजंक्शन हो गया, ठीक है, और स्टॉपेल हो गया। इस तरह कई सारी रेमेडीज़ आपको मिलती हैं सिविल रेमेडीज़ में। लेकिन अगर हम बात करें, अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, एंड जो एक उसी में से एक रिट होती है दैट इज़ रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिससे कि इशू करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। रिट ऑफ प्रोहिबिशन को हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। देखिए, जनरली हम जो एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर होता है कि हायरार्किकल मोड होता है कि जो कोर्ट्स हैं वो हायरार्की में है, लाइक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, दैट इज़ ट्रू। बट जब हम रिट्स की बात करते हैं तो रिट्स में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए आपने किसी रिट के इशू के लिए आप हाई कोर्ट में गए, आपको रिट इशू करवानी है हाई कोर्ट के थ्रू। आप सेम ग्राउंड पर हाई कोर्ट में, मान लीजिए वो रिट इशू की गई या नहीं की गई, आप सेम ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए ये एक पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन माना जाता है जब रिट्स की बात आती है। इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे हम कि बेसिकली 5 तरीके की रिट होती हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्टियरी। ये 5 टाइप की रिट्स कही जाती हैं। हर तरह की अलग अलग रिट्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग केसेस में हर तरह की रिट इशू की जाती है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप अगर पाएंगे तो आर्टिकल 32 इज़ इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ओके, बट आर्टिकल 226 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट हमको कहाँ तक मिलते हैं, 35 तक, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि आर्टिकल 32 इंक्लूड होता है। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू रिट इशू करने को कहता है इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन, ओके। अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, मान लीजिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सेंस में देखें, मान लीजिए कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के थ्रू जिसमें किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है,
तो वो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वहाँ से रेमेडी ले सकता है। अब बात करते हैं, और ये राइट जो दिया गया है आर्टिकल 32 में दिया गया है, इस वजह से ये राइट रिट इशू करने का या इस केस फाइल करने का अंडर आर्टिकल 32 इज़ इट सेल्फ फंडामेंटल राइट। ये भी एक जबकि जब हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो 226 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। 226 में भी हम कोर्ट जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वहाँ से हाई कोर्ट के थ्रू रिट इशू करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आप एक पूरे अधिकार के साथ मौलिक अधिकार को आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए आप 32 में जा सकते हैं, लेकिन 226 को अगर पार्लियामेंट चाहे तो कर्टेल कर सकता है। अंतर समझिएगा, मौलिक अधिकारों के साथ क्या है, मौलिक अधिकार कर्टेल या फिर मौलिक अधिकार ख़त्म नहीं किए जा सकते, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है या उन्हें हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें बेसिक डिफरेंस पता चल जाता है। इसका मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल 226 को चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे कि वो आर्टिकल 32 को चेंज कर दे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 तो वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए 226 में चेंज अगर कर भी देता है तो 32 के अंडर में कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर कोर्ट जा सकता है और वो केस फाइल कर सकता है और एक एप्रोप्रिएट रेमेडी या एक प्रॉपर रेमेडी उसे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिल सकती है। अब यहाँ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमें रिट मिलती है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और जो हाई कोर्ट के थ्रू हमें रिट मिलती है उनमें क्या डिफरेंस है, वो किस सब्जेक्ट्स के लिए मिलती हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या अंडर आर्टिकल 32 के थ्रू हमें रिट्स इशू होती हैं या किसी के अगेंस्ट रिट इशू होती हैं, वो सिर्फ एक केस में होती हैं, जब किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का हनन हुआ। लेकिन जैसा कि आप आर्टिकल 226 के शब्दों में देखेंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का जो ज्यूरिस्डिक्शन है इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही आप आर्टिकल 32 के अंडर जा सकते हैं रिट इशू करवाने, जबकि हाई कोर्ट में आप सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के लिए ही नहीं जा सकते हैं, बल्कि कोई भी लीगल राइट आपका अगर वायलेट हुआ है तो उसके अंडर आप अपनी रिट इशू करवा सकते हैं। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के इशूइंग ऑफ रिट का राइट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेट होने की कंडीशन में दिया गया है, जबकि जो आर्टिकल 226 का राइट है हाई कोर्ट का वो काफ़ी वास्ट है और वो न सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेट होने को लेकर है, बल्कि वो एनी अदर लीगल राइट्स भी वायलेट होते हैं तो वहाँ पर भी रिट कोई भी इशू करवा सकता है अफेक्टेड पर्सन। ओके, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। द पावर ऑफ रिट्स विच इज़ provided to Supreme Court and which is provided to High Court। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हम देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में दो तरह की रिट्स इशू हो सकती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, 5 तरह की रिट्स इशू हो सकती हैं दो कोर्ट्स में, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि देखिए आपके सिलेबस में हम देखें अगर तो प्रोहिबिशन लास्ट ईयर आया था, इसलिए प्रोहिबिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 तरह की रिट्स होती हैं जिन्हें दोनों कोर्ट्स में से कोई भी इशू कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। पहली हैबिस कार्पस, फिर मैंडेमस, फिर प्रोहिबिशन, फिर को वारंटो एंड देन सैचुरेरी। प्रोहिबिशन को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हर तरह की रिट का अपना अलग मीनिंग होता है, अलग इम्प्लीकेशंस होती हैं। हर तरह की रिट एक निश्चित आप कह सकते हैं कि निश्चित इंस्टीट्यूशन या निश्चित राइट के अगेंस्ट, निश्चित इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट अवेल की जाती हैं या इशू हो सकती हैं, ठीक है। हर एक रिट एक ही केस पर इशू नहीं होती, हर एक रिट अलग अलग केसेस पर इशू होती हैं। अब हम आते हैं
आगे इसके उसके बाद अगर देखें तो एनीथिंग दैट इज़ इशूड अंडर अथॉरिटी इज़ अ रिट। ऑर्डर्स, वारंट्स, डायरेक्शन इशूड अंडर अथॉरिटी एज एग्जाम्पल्स ऑफ इट। मतलब कि रिट्स के अंडर क्या क्या इशू किए जाते हैं, ऑर्डर्स किए जाते हैं, वारंट्स इशू किए जाते हैं, डायरेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। एनी पर्सन हुज फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड कैन मूव टू हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि बताया मैंने, किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है। इसके आगे अगर हम देखें, एंड द कोर्ट कैन इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट। और अगर वायलेट है रियली, अगर कोर्ट पाता है तो डायरेक्शन और ऑर्डर्स या फिर रिट इशू कर सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि जो पावर ऑफ इशूइंग रिट है, इट इज़ अ प्राइमरली प्रोविज़न मेड टू मेक अवेलेबल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एवरी सिटीजन। हर एक नागरिक को ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी गई है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट टू कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट्स फॉर द पर्पसेस अदर दैन दोज मेंशन्ड अबव। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे संविधान में एक और प्रोविज़न है जिसके तहत ये दिया हुआ है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट इशू करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इस अधिकार का दायरा बढ़ा सकती है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस ज्यूरिसडिक्शन को और बढ़ा सकती है, ठीक है। और वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की जो इशूइंग पावर ऑफ रिट है उसको एक्सपेंड कर सकती है, और अदर पर्पसेस के लिए भी, अब मान लीजिए अदर लीगल राइट्स वायलेट होते हैं तो उनके लिए भी रिट इशू करने का अधिकार दे सकती है। ऐसा पार्लियामेंट को राइट है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर ही कर सकती है, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें, हाई कोर्ट्स जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही इम्पावर्ड है फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं उन पर या फिर किसी एनी अदर पर्पसेस पर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसे हमने पढ़ा, वैसे ही हम ये भी देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के पास भी मतलब पार्लियामेंट के पास एक और पावर है कि अगर वो चाहे तो, देखिए अभी तो रिट इशू करने की पावर सिर्फ दो कोर्ट्स के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसके अलावा इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी रिट इशू करने की पावर दे सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी सिर्फ पावर दो कोर्ट्स के पास ही है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है? द रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और टू स्टॉप एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर। देखिए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन का जो मतलब है किसी को किसी काम करने से रोकना, ठीक है, या स्टे ऑर्डर की तरह इसको समझ सकते हैं। ये रिट बेसिकली लोअर कोर्ट्स को इशू की जाती है, ठीक है, या किसी भी ऐसी बॉडी को जो जुडिशियल फंक्शन या क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस करती हैं उनके अगेंस्ट इशू की जाती है, ठीक है। और कब की जाती है? व्हेन दे ट्रांसग्रेस और व्हेन दे क्रॉस देयर लिमिट्स एंड विच लिमिट्स, द लिमिट्स मीन्स द पावर्स विच इज़ इन्वेस्टेड इन देम। मतलब कि जब भी जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ होती हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जब इनकी जो अथॉरिटी, इनको जो अथॉरिटी दी जाती है उसको क्रॉस कर जाते हैं, तब ये रिट्स इशू हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू एनी इंफीरियर कोर्ट और क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी प्रोहिबिटिंग द लेटर फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंफीरियर कोर्ट या क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी को इशू कर सकती है। किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोहिबिटिंग द लेटर फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग। मान लीजिए वहाँ पर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने से रोकने के लिए, ताकि वो प्रोसीडिंग और आगे ना बढ़े, क्योंकि जो उनका ज्यूरिसडिक्शन था या तो उन्होंने अपने ज्यूरिसडिक्शन लिमिट क्रॉस कर दी है या फिर उनका वो ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। मतलब या तो एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है या फिर देयर इज़ नो ज्यूरिसडिक्शन। दोनों कंडीशन में अगर हम देखें तो
ऐसे में अगर कोई भी जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी है, जैसे कि मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो कि जुडिशियल अथॉरिटी होती है, जुडिशियल कोर्ट्स कहे जाते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो वो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ कही जाती हैं। तो इन बोथ केसेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोहिबिट द कंसर्न्ड कोर्ट्स टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग, उनकी प्रोसीडिंग कंटिन्यू करने से रोक सकती है। ठीक है, तो बाई इशूइंग दिस रिट, writ of prohibition is issued primarily to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rule of natural justice। तो देखिए बेसिकली हमें और एक चीज़ मिली इसमें कि जो writ of prohibition है ये प्राइमरली मतलब कि मुख्य रूप से कब इशू की जाती है, टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट, इन्फीरियर कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल को किस चीज़ से रोकने के लिए, अगर वो इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिसडिक्शन के का एक्सेसन कर रहे हैं, मतलब कि अपने ज्यूरिसडिक्शन से भी आगे जाकर किसी मैटर को सुन रहे हैं, या फिर किसी भी नेचुरल जस्टिस के रूल को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर इशू ऑफ दिस रिट प्रोसीडिंग्स इन द लोअर कोर्ट एट्सेट्रा कम टू ए स्टॉप, मतलब कि मान लीजिए रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दी तो उसके बाद क्या होगा कि प्रोसीडिंग कोर्ट की स्टॉप कर दी जाएगी। अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज नॉर्मली इशूड इन टू इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कब जनरली किस केस, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किन केसेस में प्रोहिबिशन की रिट जो है इशू की जाती है। तो कब की जाती है, जब कोई इन्फीरियर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी, जैसे कि हम ट्रिब्यूनल्स भी कह सकते हैं, क्या करते हैं, प्रोसीड्स टू डू एक्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। देखिए यहाँ दो चीज़ें मिली, जब इन्फीरियर कोर्ट्स क्या करते हैं, या तो उनके पास ज्यूरिसडिक्शन होता नहीं और वो केस को हेयर करते हैं, या फिर उनके पास पावर होती है लेकिन उस पावर को भी क्रॉस करके उस केस को हेयर करते हैं। तो इन दो केसेस में ये रिट इशू की जा सकती है, चाहे हाई कोर्ट के थ्रू या फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, दोनों को पैरेलल पावर होती है, आप किसी भी कोर्ट में जाके रिट को इशू करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस क्या है, प्रोसीड्स टू एक्ट इन वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मान लीजिए लोअर कोर्ट में, इन्फीरियर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रहे हैं, तो ये रिट इशू हो सकती है। उसके अलावा प्रोसीड्स टू एक्ट अंडर अ लॉ विच इज़ इटसेल्फ अल्ट्रा वायरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मान लीजिए जो इन्फीरियर कोर्ट्स या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो किसी लॉ को फॉलो करके कोई हियरिंग कर रहे हैं या कोई डिसीजन दे सकते हैं, अभी उन्होंने दिया नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर जो प्रिंसिपल लॉ जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके अंडर पे उस केस को कंसीडर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अल्ट्रा वायरस है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भी ऐसी रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, नाउ वी कम टू लास्ट पॉइंट, प्रोसीड्स टू एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर जैसा कि बताया मैंने, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के थ्रू, तो भी ये रिट इशू की जा सकती है। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, दैट कैन बी इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच द रिट ऑफ सर्चुरी कैन बी इशूड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एरर ऑफ लॉ एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। बस इसमें यह बात कही गई है कि रिट ऑफ सर्चुरी इशू करने के लिए जो ग्राउंड्स हैं वही रिट ऑफ प्रोहिबिशन को इशू करने के ग्राउंड्स हैं। बस डिफरेंस ये है कि रिट ऑफ सर्चुरी एरर ऑफ लॉ एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड पर भी इशू की जा सकती है, जबकि प्रोहिबिशन इसके बेसिस पर इशू नहीं की जा सकती है, किया जा सकता है। ठीक है, नाउ वी सी टू द केसेस। द केस नंबर 1 इज ब्रिज खंडेलवाल वर्सेस इंडिया, AIR 1975 का केस है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का। लेट्स सी द केस। इन दिस केस दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज टू इशू प्रोहिबिशन to the central government to prevent it from entering into agreement with श्रीलंका regarding a boundary dispute। देखिए यहाँ पर एक बाउंड्री डिस्प्यूट था। ठीक, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि इस पर एक रिट पड़ी कि ये इसे जो है रोका जाए। कोर्ट ने ऐसी प्रोहिबिशन की रिट पड़ी थी कि प्रोहिबिशन किया जाए, रोका जाए उनको, तो कोर्ट ने ऐसी रिट इशू करने से मना कर दिया। क्यों? कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोहिबिशन है दैट डज नॉट लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट डिस्चार्ज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखिए ये जो एग्रीमेंट हो रहा था इंडिया श्रीलंका का बाउंड्री डिस्प्यूट पर, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन था। कोर्ट ने कहा दिस इज़ एन एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ये, और प्रोहिबिशन किस पर, प्रोहिबिशन कब इशू होती है, जब कोई फंक्शन जुडिशियल हो या क्वाज़ी जुडिशियल हो, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने कहा यहाँ पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक,
नेक्स्ट केस इज सुभाष चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर यहाँ पर ये केस क्या है, जरा इसको देखते हैं। इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा था कि जो कोर्ट मार्शल किया या जो भी कोर्ट मार्शल का सिस्टम है वो आर्मी एक्ट के अंडर जो कोर्ट मार्शल होता है ये सब्जेक्ट टू प्रोहिबिशन है, यानी कि इसमें जो है रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट केस वाज मन्नू समप्पा एंड सन्स वर्सेस कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी 962 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ था, द कस्टोडियन आफ्टर एक्सेप्टिंग द पिटिशनर्स as tenants of evacuee property and after accepting rent for 5 months purported to proceed against them as if they were in permissive position। मतलब कि यहाँ पर क्या किया कि जो पर्सन था, जो कस्टोडियन था, उसने पेटिशनर्स को किराएदार की तरह रखा प्रॉपर्टी पे। ठीक है, उनसे 5 महीने का रेंट लिया और उसके बाद एक रिट इशू, मतलब कि प्रोहिबिशन की रिट की इशू के लिए कोर्ट गया और इस बेसिस पर कि वो बिना परमिशन के वहाँ रह रहे थे। ठीक, प्रोहिबिशन वाज इशूड टू फॉरबिड हिम फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर। यहाँ पर जो प्रोहिबिशन की रिट इशू तो की गई उनके लिए, लेकिन फर्दर प्रोसीड करने के लिए कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते टेनेंट्स। ठीक है, वहाँ तक माना गया, उसके आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए रिट इशू कर दी गई। कुछ डिफरेंसेस देखते हैं प्रोहिबिशन एंड सैचुरेरी में। द फर्स्ट डिफरेंस इज़, देखिए सैचुरेरी और प्रोहिबिशन काफ़ी मिलती जुलती रिट्स हैं, इसलिए इनका बेसिकली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये जो रिट होती हैं ये काफ़ी मिलती जुलती रिट होती हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे सैचुरेरी को, जब भी पढ़ेंगे तब ये और ज़्यादा क्लियर होगा। सैचुरेरी के जैसा कि मैंने बताया, सैचुरेरी के भी एक ग्राउंड को छोड़कर सारे यही ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा एक 2-3 बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, उनको देखते हैं। It says there is a fundamental distinction between writ and prohibition and certiorari. They are issued at different stage of proceedings. देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जो प्रोहिबिशन और सैचुरेरी है ये दोनों रिट्स अलग अलग किसी भी प्रोसीडिंग के स्टेजेस पर इशू होती है। मान लीजिए लोअर कोर्ट में या किसी भी इंफीरियर ट्रिब्यूनल में कोई रिट पड़ी, कोई मतलब कि प्रोसीडिंग चल रही है, तो एक प्रोसीडिंग के अलग स्टेज पर रिट इशू होगी, या इन शॉर्ट कहें जो प्रोहिबिशन है वो इशू होगा तब जब प्रोसीडिंग चल रही है, और जो सैचुरेरी रिट है वो तब इशू होगी जब वो केस का डिसीजन हो चुका है। आगे इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। लेट्स सी इट। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब कि जो प्रोहिबिशन की रिट है वो कब अवेलेबल होगी, जब प्रोसीडिंग चल रही है इन्फीरियर कोर्ट की। ठीक है, दैट इज़ व्हेन एन इन्फीरियर कोर्ट टेक्स अप ऑफ हियरिंग फॉर अ मैटर ओवर विच इट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए किसी इन्फीरियर कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है और कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देता है। ठीक, द पर्सन अगेंस्ट हुम हियरिंग इज टेकन कैन मूव द सुपीरियर कोर्ट फॉर रिट ऑफ प्रोहिबिशन ऑन विच ऑर्डर वुड बी इशूड फॉरबिडिंग द इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग। मतलब कि मान लीजिए कोई इन्फीरियर कोर्ट है, उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, उसने किसी केस की हियरिंग शुरू कर दी, तो अब दूसरी पार्टी है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और ये कह सकती है कि इनका ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, केस हियर होना शुरू हो चुका है, पेंडिंग में है इन्फीरियर कोर्ट में, इसलिए अब इस केस को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ देखकर उसको वहाँ पर रोक सकती है उस केस को। ठीक है, Writ of certiorari can be resorted to only of after order or decision has announced। जो writ of certiorari है वो कब इशू होगी, जब इन्फीरियर कोर्ट का ऑर्डर या डिसीजन अनाउंस हो जाए, यानी कि इफ़ द कोर्ट हियर्स द मैटर एंड गिव्स द डिसीजन। तब इन्फीरियर कोर्ट मैटर पूरा सुन लेता है और डिसीजन दे देता है, तब जो दूसरी पार्टी जो भी सुपीरियर कोर्ट, यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, तो उस डिसीजन या ऑर्डर को क्वैश कराने के लिए, सैचुरेरी रिट को इशू कराने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है दूसरी पार्टी, और ये कह सकती है कि इनके पास लोअर इन्फीरियर कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था कोई, और उस ग्राउंड पर रिट ऑफ सैचुरेरी उस डिसीजन या ऑर्डर को क्वैश करा सकती है। ठीक है, एक सिमिलरिटी भी देख सकते हैं कि दोनों जो रिट्स हैं वो दोनों रिट्स कब इशू होती हैं, दोनों रिट्स सिर्फ लीगल बॉडीज़ के अंडर इश्यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोहिबिशन है, इसके कंक्लूज़न पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन एक एफिकेशियस एंड स्पीडी रेमेडी मिलती है इससे। ठीक है, जहाँ पर, और ये एक ऐसी रिट है जो आप ये कह सकते हैं कि टाइमली
चीज़ों को डिसाइड करती है, क्योंकि ये डिसीज़न का वेट नहीं करती, ठीक है। इसमें बीच में ही वो रिट इशू की जा सकती है जब कोर्ट चल रहा हो। सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे द रिट ऑफ प्रोविजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द बेसिक डिफरेंस with regard to the writs between High Court and Supreme Court under Article 32 and 226. In the next class, we will discuss an important writ too. Okay. So, thank you. Take care.